हेलो स्टूडेंट्स, सफलता ग्रुप क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं उज्ज्वलांत आज आप लोगों को फिजिक्स के एक चैप्टर काइनेमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। पर इससे पहले कि हम लोग चैप्टर को शुरू करें, कुछ बातें जो हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको जो बात जाननी जरूरी है वो ये है कि जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसका एक ब्रांच होता है जिसका नाम होता है मैकेनिक्स। ये एम लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा भावनाओं को समझ लीजिएगा। और फिर जो है यहां पे है आपका मैकेनिक्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है आपका डायनेमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। ये जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसमें हम किस चीज की पढ़ाई करते हैं? तो जो नेचर को जो है, जो लॉज गवर्न करती है उसकी स्टडी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। जैसे न्यूटन साहब ने देखा, ग्रेविटेशन लॉ की खोज की, ठीक है, उन्होंने देखा कि ये जो ग्रेविटेशन लॉ है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यूनिवर्स को गवर्न करती है। उसके बेसिस पर ही जो है चीजें जो है आसमान से जमीन तक जाती है, ऊपर नहीं जाती है। ठीक है, तो ये जो भी लॉज है जो नेचर को गवर्न करे, जैसे कि आपका ग्रेविटेशनल लॉ है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो ये सारी चीजों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे हम फिजिक्स कहते हैं। अब फिजिक्स का जो ब्रांच है मैकेनिक्स, उसकी बात से हम यहाँ पर चीजों को शुरू करेंगे। ठीक है, फिजिक्स क्या वो तो हम जान गए कि वो चैप्टर है, ये सब्जेक्ट जो है वो उन लॉज के बारे में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में, जो कि गवर्न करती है किसे? जो कि गवर्न करती है आपके यूनिवर्स को। ठीक है, अब इसका जो एक ब्रांच है मैकेनिक्स, उसकी बात कर लेते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। The branch of physics which deals with the motion of particles and objects in space and time। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसका मतलब समझते हैं। ये कह रहा है कि फिजिक्स ये ऐसी ब्रांच है मैकेनिक्स जो कि डील करती है किससे? पार्टिकल्स के मोशन से डील करती है स्पेस और टाइम में। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, अगर मैं एक गेंद को आसमान में फेंकूं तो मैं उसे कितनी फोर्स से फेंक रहा हूं, ठीक है, और वो किस स्पीड से भी निकली है ऊपर की ओर, और फिर वो कितनी ऊंचाई तक जाएगी, कितने सेकंड तक उड़ेगी, और फिर कितने समय में नीचे आएगी, ये सारी बातें जो है, ठीक है, जिसके हम डील करते हैं यहाँ पे, जो फोर्स, ठीक है, जिस फोर्स से मैंने फेंका है और जिस स्पीड से वो जा रही है, जितनी ऊंचाई तक जाएगी, ये सारी चीजें जिसके बारे में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, तो वो किस में लाई करती है? तो मैकेनिक्स के अंदर ये सारी बातें लाई करती है। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैकेनिक्स के पार्ट की, जो कि काइनेमेटिक्स, जिसके हम पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो है डेफिनेशन ये बनता है कि द स्टडी ऑफ motion of particles वहां पे S है तो मैं यहां लिख देता हूं particles irrespective the study of motion of particles irrespective of the force causing it is called kinematics। अब यहां पर हम देखने वाले हैं कि क्या अंतर है मैकेनिक्स में और काइनेमेटिक्स में। देखिए, दोनों को अगर आप देखोगे तो मोरलेस आपको दोनों का डेफिनेशन सेम लगेगा कि फिजिक्स की ऐसी ब्रांच, ठीक है, जो डील करती है पार्टिकल्स के मोशन से, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के मोशन से इन स्पेस एंड टाइम। ठीक है, और यहां पर वही बात कह रहा है काइनेमेटिक्स में भी कि ये किससे डील करता है?
पार्टिकल्स के मोशन से ये डील करता है, ठीक है, लेकिन इसमें बस इतनी सी फर्क है कि अब वो जो मोशन हुई है, ठीक है, उस पार्टिकल की, उससे उस मोशन को प्रोवाइड किसने किया, जिस फोर्स ने प्रोवाइड किया है उसके हम पढ़ाई नहीं करते। मतलब इसमें हम किसकी पढ़ाई करते हैं, इसमें मोशन की पढ़ाई करते हैं, और उस मोशन को जिसने कॉज किया है उस फोर्स को पढ़ते हैं, किसमें, मैकेनिक्स में। लेकिन काइनेमेटिक्स में ऐसा नहीं है। काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ किस चीज की पढ़ाई करते हैं, काइनेमेटिक्स में हम पढ़ाई करते हैं सिर्फ और सिर्फ मोशन की। उस मोशन को किस फोर्स ने कॉज किया है उसकी पढ़ाई नहीं करते। ये बात क्लियर है, ठीक है। हमने ये बात समझ ली कि मैकेनिक्स में क्या होता है कि आपको जो है सिर्फ और सिर्फ आपको उसमें जो है मोशन की पढ़ाई तो करनी है, और उस मोशन को किस फोर्स ने कॉज किया है उसकी पढ़ाई करनी है। काइनेमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ मोशन की पढ़ाई करनी है, फोर्स की पढ़ाई नहीं करनी, ठीक है। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डायनेमिक्स की, जो हम जानते हैं कि मैकेनिक्स का दूसरा पार्ट है, द स्टडी ऑफ फोर्सेस causing the motion। तो डायनेमिक्स क्या है, ठीक है। तो डायनेमिक्स है किसकी स्टडी, जो फोर्सेस जो है, जिन फोर्सेस की वजह से मोशन हो रही है, उन फोर्सेस की पढ़ाई को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक्स कहते हैं। जो हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो सारी आपकी डायनेमिक्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां तक हमने अब तक क्या सीखा है, तो यहां तक हमने सीखा फिजिक्स क्या है, हमने फिर सीखा कि मैकेनिक्स जो ब्रांच है उसमें किस चीज की पढ़ाई करते हैं, फिर हमने सीखा काइनेमेटिक्स में जो है किस चीज की पढ़ाई करते हैं, और डायनेमिक्स में किस चीज की पढ़ाई करते हैं। तो यहां तक बात क्लियर है। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहां तक जब बातें क्लियर हो गई तो अब हम यहां से शुरुआत करते हैं पढ़ाई की। आप जरा यहां पीछे देखिएगा, जब लोग काइनेमेटिक्स पढ़ने जाते हो, काइनेमेटिक्स के डेफिनेशन में आप देखोगे कि द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो एक वर्ड यहां पे आ रहा है मोशन। तो अब हम यहां जानेंगे कि मोशन का मतलब क्या है, ठीक है। मोशन एक्चुअली किसे कहते हैं, यहां से हम जो है चैप्टर की शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। देखिए, मोशन का डेफिनेशन जो बन के आ रहा है वो ये है, ये द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन, ठीक है। अब जैसे देखिए, जैसे जैसे समय बीत रहा है और मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, मैं जो मूव कर रहा हूं, आप देख रहे मेरी पोजीशन चेंज हो रही है समय के साथ, समय बढ़ती जा रही है, मेरी पोजीशन चेंज होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं मोशन में हूं, ठीक है। अब जैसे मेरे हाथ है, मैं समय जैसे जैसे बीत रहा है मेरे हाथ की पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि मेरे हाथ जो है वो मोशन में है। पर अगर समय बीतता जाए पर मेरी जो पोजीशन चेंज ना हो, उस केस में क्या होगा, मैं मोशन में नहीं हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहलाएगी, जब समय जैसे से बढ़ेगी उसकी जो पोजीशन चेंज होगी तो कहेंगे वो मोशन में है, और अगर पोजीशन चेंज नहीं होगी तो मतलब कहेंगे कि वो मोशन में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है इस डेफिनेशन में, वो है पोजीशन, ठीक है। तो अब यहां पोजीशन से बातों को समझते हैं, भाई पोजीशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले पोजीशन का डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए, यहां पर जो एक बात मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गए हुए हो, ठीक है, और फ्रेंड आपको फोन करके पूछता है कि भाई कहां हो, और आप कहते हो, तो आप कैसे जवाब देते हो। मान लो आप जो है उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के आसपास कहीं हो, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ भाई मैं तो उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के पास खड़ा हूं, या फिर कहो कि हाँ मैं तो उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन से 10 मीटर की दूरी पे हूं, 100 मीटर की दूरी पे हूं, अब बताओ किधर जाना है, क्या करना है, ठीक है। तो आप एक चीज गौर कर रहे हो, जब आपसे उसने आपकी पोजीशन पूछी तो आपने पहले एक रेफरेंस लिया, और वो रेफरेंस आपका उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी इंसान को किसी चीज की पोजीशन बतानी है तो आप क्या करोगे, आप उस केस में सबसे पहले जो है उसकी क्या बताओगे, एक रेफरेंस पॉइंट लोगे और उस रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे अपनी पोजीशन बताओगे। तो ये बात क्लियर है। तो मतलब पोजीशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें एक रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करना है, और उस रेफरेंस पॉइंट को हम जो है
फिजिक्स के टर्म में बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, तो चलिए इससे पहले कि हम पोजीशन का जो डेफिनेशन लिखे, हम एक और बात लिख लेते हैं, ओरिजिन। ये दोनों इंटरलिंक्ड एक दूसरे से, इन दोनों का डेफिनेशन, तो दोनों को साथ में मैं लिखूंगा और फिर इन दोनों को रिलेट करके दिखाऊंगा। तो चलिए पोजीशन का जो है डेफिनेशन लिखते हैं। द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to origin is called its position। ठीक है, अब यहां पे हम लोग जो है origin की बात कर लेते हैं। In order to define the position of an object, we define a reference point चलिए हमने दो डेफिनेशन देखे यहाँ पे, पोजीशन का डेफिनेशन और हमने देखा ओरिजिन का डेफिनेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पोजीशन का डेफिनेशन क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन, ठीक है, ओरिजिन से क्या है, मतलब ओरिजिन से किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन जो होती है उसे कहते हैं उसकी पोजीशन। जैसे हमने देखा कि आपको अपनी पोजीशन बतानी थी, तो आपने ओरिजिन माना किसे, आपने माना ओरिजिन उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन को, और फिर आप बता रहे हो, ठीक है, मैं उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पे हूं, 10 मीटर की दूरी पे हूं। ठीक है, तो पोजीशन बताने के लिए आपको क्या डिफाइन करना है, पहले ओरिजिन। तो यहां देखिए, अब यहाँ पे ओरिजिन की बात कर लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को दिखाने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट को जो है, ठीक है, डिफाइन करते हैं, और उस रेफरेंस पॉइंट क्या कहते हैं, ओरिजिन। ठीक है, बात क्लियर यहाँ पे। तो आपने यहाँ क्या समझा कि दोनों दिशा से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, पोजीशन दिखाने के लिए हमें, ठीक है, पोजीशन दिखाते हैं हम किसी ओरिजिन से, और ओरिजिन को दिखाने के लिए हमें और ओरिजिन क्या होता है, आपका रेफरेंस पॉइंट होता है जिसे डिफाइन करना पड़ता है पोजीशन को दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हो गई कि भाई पोजीशन क्या है और ओरिजिन क्या है। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब यहां हम जो है काइनेमेटिक्स के अंदर जो है डेप्थ में जा रहे हैं और चीजों को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा यहाँ पे, काइनेमेटिक्स किसकी स्टडी करता है, उसमें हम स्टडी करते हैं मोशन की। ठीक है, और फिर जो है जब मोशन का डेफिनेशन जान चुके हैं कि वो पोजीशन की बातें करता है। ठीक है, अब यहां पे हम आगे बढ़ेंगे और अब यहां बात करेंगे मोशन के टाइप्स की, क्योंकि मोशन का डेफिनेशन हम अब जान चुके हैं, तो अब टाइप्स पे आना है। देखिए, मोशन को कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, मोशन के जो है कई डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पर जो आप डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो। अब इसे मान लीजिए ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन को डिफरेंट क्राइटेरिया पे आप डिफरेंट तरीके से जो है कैटेगराइज करते हो। अगर मैं जेंडर के बेसिस पे बोलूं तो आप कहोगे मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। अगर मैं नेशनैलिटी के बेसिस पे बोलूं तो आप जो उसे अलग तरीके से कैटेगराइज करोगे कि इंडियन, ठीक है, अमेरिकन, तो इस तरह से आप कैटेगराइज करते हो। ठीक है, जैपनीज। तो वही बात है कि मोशन को भी जो है ना डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे आप जो है डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज करते हो। तो पहला तरीका इसे कैटेगराइज करने का वो है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ठीक है, 1 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, जो एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होती है ना, सिर्फ एक लाइन पे है। जैसे 1 डायमेंशन की बात करो, अगर एक लाइन है, इस लाइन की में ही अगर मोशन हो रही है, ना इधर ना इधर, सिर्फ एक सीधी सी लाइन है, मैं इस लाइन में अगर जा रहा हूं, ठीक है, इसी लाइन में सारी मोशन हो रही है, तो मैं कहूंगा कि एक 1 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन की बात करूं तो एक प्लेन में जो मोशन होती है, ठीक है, उसे हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, और 3 डायमेंशनल मोशन, चलिए पहले एक बार 2 डायमेंशनल मोशन का जो एक एग्जांपल देख लेते हैं। सर्कुलर मोशन आपने देखी है, सर्कुलर मोशन, ये एक 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि एक प्लेन में मोशन होती है। 1 डायमेंशन जो एक लाइन में मोशन हो, 2 डायमेंशन जो कि एक प्लेन में मोशन हो। ठीक है, अब जैसे एक सर्कुलर मोशन है, तो इसके लिए आप एक प्लेन की जरूरत है आपको, तो वो 2 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, और 3 डायमेंशनल मोशन,
हालांकि जो है आपने नहीं सुना होगा, लेकिन एक हेलिकल मोशन जो होती है ना, उससे आप कहते हो 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, जैसे आपने टॉर्नेडो देखा है, ठीक है, तो टॉर्नेडो में आप क्या देखते हो कि गोल भी होता है और ऊंचा भी होता है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है एक सिलेंडर पे घूम के ऊपर जा रही है, एक सिलेंडर है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, अब उसके सरफेस पे अगर कोई चीज ऐसे घूमते ऊपर जा रही है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल मोशन, जो जिसमें कि तीनों डायमेंशन में मोशन हो रही हो, एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे भी और जेड एक्सिस पे भी, तो उसे कहते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो यहां पे हमने जान लिया कि मोशन का एक क्राइटेरिया जो कि एक क्राइटेरिया जिसके बेस पे हम इसे 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ठीक है, अब यहाँ पे मोशन को जो है एक और क्राइटेरिया के बेसिस पे जो है आप डिफाइन करते हो, सॉरी डिवाइड करते हो। एक है आपका यूनिफॉर्म मोशन, और फिर दूसरा आपका होता है यहां पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के 2 टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, एक होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के 2 टाइप होते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, अब लेकिन एक्चुअली ये होता क्या है ये बाद में समझेंगे, क्योंकि इन्हें समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ टर्म्स को समझना जरूरी है। तो हम जो है उन टर्म्स को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वापस से यहां आएंगे और इन सबको समझेंगे। ठीक है, चलिए तो अब यहां पे आगे देखते हैं। सबसे पहले जो है काइनेमेटिक्स में कुछ टर्म्स है जिन्हें हमें समझना जरूरी है, तो उन टर्म्स को एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो उनसे पहले उन सारे टर्म्स को समझने से पहले हमें स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को समझना है। ये सी है। ठीक है, चलिए मैं ठीक कर देता हूं इसे इन केस की किसी को तकलीफ हो जाए तो। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को समझना जरूरी है इससे पहले कि हम आगे के टर्म्स को समझें, उन टर्म्स को जो काइनेमेटिक्स में यूज होने वाले हैं। ठीक है, देखिए स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है, द क्वांटिटी which has only magnitude, आप मैग्नीट्यूड भी बोलते हो और मैग्नीट्यूड भी बोलते हो। ठीक है, दोनों कहते हैं। दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो लिख लेते हैं डेफिनेशन इसका, द क्वांटिटी which has both magnitude and direction। तो ये इन दोनों के डेफिनेशंस है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। अब दोनों के एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि चीजों को समझ पाए। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं स्केलर क्वांटिटी की। तो जैसे मास होता है इसका एग्जांपल, ठीक है, और मास होता है स्केलर के लिए, इसके लिए होता है आपका वेट। आप लोगों ने जो है जनरली आप लोग कहते हो कि मेरा वेट 70 केजी है, 75 केजी है, 65 केजी, 50 केजी कहते हो ना। ठीक है, लेकिन वो वेट नहीं एक्चुअली में आपका, वो आपका मास है। ठीक है, वेट तो वो फोर्स है जो अर्थ हम पे लगाती है। ठीक है, तो ये एक्चुअली न्यूटन में होता है, इसके पास डायरेक्शन होती है। हम लोग जो गलत बोलते हैं, हम लोग जो बोलचाल की भाषा में जो है बोल लेते हैं वेट, लेकिन एक्चुअली वो मास होता है कि मेरा मास 65 केजी है, 70 केजी है। ठीक है, वेट होता है आपका कि न्यूटन में एक फोर्स है जो अर्थ आप पे लगाती है। उसके हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इसके हम बात नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। तो मास होता है और यहाँ पे
उसी के लिए जो है दूसरा जो टर्म होता है वेक्टर क्वांटिटी में होता है वेट। फिर यहां पे डिस्टेंस होता है, ठीक है, तो यहां होता है डिस्प्लेसमेंट। एक जैसे टर्म्स है पर एक है नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते पहले यहां पर है स्पीड और यहां पर है वेलोसिटी। अब यहां पे हम जो है बात करेंगे यहां पे एक्सीलरेशन की, ETC। यहां पर इसका जो है इसके टाइप का यहां पर कुछ और नहीं होता, ठीक है। यहां पर आप जो है कुछ भी और ले सकते हो लेकिन ये नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर है। इसी तरह से यहां पर बहुत सारी चीज होती है, एक्सेट्रा डालते हैं कि मास, डिस्टेंस, स्पीड, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज है। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, वेट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहां तक बात जो है क्लियर हो गई। अब इसका मतलब समझते हैं कि इन सब के पास, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। आप खुद बताइए कि मास जो है आपका 65 केजी या 70 केजी कुछ भी बोलते हो आप, तो क्या उसके पास कोई डायरेक्शन होती है? नहीं होती है। आप डिस्टेंस, जैसे आपको यहां से जो है क्या कहते हैं उसे, कोई डिस्टेंस आप कहते हो कि ये यहां से 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो वहां पे आप डायरेक्शन नहीं बोलते हो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अगर होगी तो डायरेक्शन बोलेंगे। चलिए इसकी हम डिटेल में बात करते हैं आगे, ठीक है। जब टर्म्स की बात करनी शुरू करेंगे तो फिर वहां पे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले एक बात आप समझ लीजिए यहाँ पे कि स्केलर वेक्टर आपकी कॉन्सेप्ट जो है इसको लेकर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कि स्केलर के पास मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है। अब कैसे होता है वो यहाँ पर देखेंगे जब यहाँ पे टर्म्स को सीखेंगे जो मोशन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक टर्म था डिस्टेंस और दूसरा था डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी हमने देखा स्केलर वेक्टर में ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अभी यहाँ पे वेक्टर और स्केलर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा जब इन दोनों को पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस का जो है डेफिनेशन होता है वो ये होता है द एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। जो एक्चुअल पाथ होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच उसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट पाथ between initial and final position, ठीक है। ये इनका जो है डेफिनेशन है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर चीजों को और अच्छे से समझेंगे। देखिए द एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच उसे कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए यहां देखिए कि आप अपने इंस्टीट्यूट में हो, ठीक है, आप यहां पर हो सफलता ग्रुप में और आपको कहा गया कि भाई आप जो है तिलक नगर चले जाओ, ठीक है। तो आप कैसे जाओगे? सबसे पहले आप यहां से मेन रोड पे आओगे, फिर यहां से आओगे चौराहे के पास, फिर वहां से सीधा चले जाओगे, ठीक है। तो ये आपका तरीका हो जाने का। तो ये आपका एक्चुअल पाथ है। एक्चुअली तो आपने यही पाथ फॉलो किया ना, क्योंकि रोड तो ये है, रास्ता तो यही है आने का। तो ये जो एक्चुअल पाथ है जो आपने फॉलो किया है इसे कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं सफलता गुरु और तिलक नगर के बीच की, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो सबसे छोटा पाथ कौन सा पॉसिबल है? वो है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये आपका है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये क्या बात कर रहा है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो सबसे छोटी पाथ पॉसिबल है वो यहां पे आपको ड्रॉ करनी है, वही कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। और ये है एक्चुअल पाथ, क्योंकि देखिए ये एक्चुअल पाथ है क्या?
जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो आपको दिख रही है, क्या ये एक्चुअल पाथ है? नहीं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में आप जा सकते हो, नहीं जा सकते, क्योंकि बीच में काफी कुछ है, घर है, दुकान है, काफी कुछ है, तो आप सीधा नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन सबसे छोटा जो पॉसिबल रास्ता पॉसिबल था वो ये स्ट्रेट लाइन ही था, ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं कैसी ये स्केलर क्वांटिटी और कैसी ये वेक्टर क्वांटिटी है। हालांकि वहां जाने से पहले एक बात और मैं बता दूं कि इसको याद रखने का तरीका ये है कि देखिए, डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो सुपरमैन तय करता है और डिस्टेंस जो है वो बैटमैन या हम आम इंसान तय करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर सुपरमैन को कहा जाए कि भाई सफलता गुरु से तिलक नगर चले जाओ, तो वो कैसे जाएगा? क्या वो रास्ता फॉलो करेगा? नहीं, वो यहां सीधा उड़ के चला जाएगा, तो वो सीधा डायरेक्शन में उड़ेगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट कौन तय करता है? सुपरमैन, ठीक है। और डिस्टेंस कौन तय करता है? हम जैसे आम लोग, ठीक है। और ये याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सी हो सकती है? सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ही एक शॉर्टेस्ट पाथ हो सकती है। चलिए, यहां तक बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कैसे ये एक स्केलर क्वांटिटी और कैसे एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात। देखिए, अगर मैं कोई सफलता गुरु से तिलक नगर का डिस्टेंस कितना है, तो आप कहोगे, मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर, हालांकि है नहीं, लेकिन 10 किलोमीटर मान लेते हैं। पर क्या इसके पास कोई डायरेक्शन है? नहीं है। कैसे? देखिए, यहां पे आप जब यहां से चलते हो सफलता गुरु से, तो आप देखो, आपने 3 बार डायरेक्शन चेंज की। पहले आप इधर जा रहे थे, फिर यहां, फिर ऐसे जा रहे थे, फिर ऐसे जा रहे थे, तो आपने 3 बार डायरेक्शन चेंज की। तो क्या आप बता सकते हो कि भाई किस डायरेक्शन में है? आप डायरेक्शन नहीं बता सकते यहां पे। क्यों? क्योंकि यहां पे आपने 3 बार डायरेक्शन चेंज की है। लेकिन जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, उस केस में आप डायरेक्शन बता सकते हो। क्यों? क्योंकि बस एक सीधी सी लाइन है। अब आप सीधी लाइन में जाओगे तो आप आसान से डायरेक्शन बता सकते हो ना। अगर मैं सीधा इधर जाऊं तो आप कहोगे भाई ईस्ट में जा रहा है, ये पीछे जाओ तो वेस्ट में जा रहा है, इधर जाओ तो नॉर्थ या साउथ, कुछ भी आप एक डायरेक्शन, एक सीधी लाइन में जाओ तो आप डायरेक्शन बता सकते हो। पर अगर मैं डायरेक्शन अपना जो है सीधी लाइन में ना जाऊं, मैं रास्ता चेंज करता रहूं, तो फिर आप वहां पे डायरेक्शन नहीं बता सकते। तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन पॉसिबल है, डिस्टेंस के पास डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्शन एक कोई फिक्स है ही नहीं, लेकिन इसके पास एक डायरेक्शन फिक्स हो सकती है, ठीक है। अब इसे देखिए, ये 10 किलोमीटर मान लीजिए, ये 5 किलोमीटर है बस। अब 5 किलोमीटर तो आप बोल रहे कि सफलता गुरु से तिलक नगर का जो है डिस्प्लेसमेंट है 5 किलोमीटर, तो आप डायरेक्शन ही बता सकते हो आसानी से, ठीक है। मान लो कि ये आपका जो है साउथ ईस्ट है, SE साउथ ईस्ट, तो आप आसानी से बोलते हो कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप जो है 5 किलोमीटर जाओगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। किसके लिए? तो सफलता गुरु से तिलक नगर के लिए। तो यहां पर आप डायरेक्शन बता सकते हो, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन बताई जा सकती है। चलिए, ठीक है। तो यहां पर हमारा 2 टर्म क्लियर हो गया, जो हमें जरूरी है जानना। किसके लिए जरूरी है हमें जानना? काइनेमेटिक्स चैप्टर को पढ़ने के लिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं स्पीड की और वेलोसिटी की। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब देखते हैं पहले इनका डेफिनेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब यहां पे बात देखते हैं कि ये तो हो गया उसका जो है डेफिनेशन वर्ड्स में। अब देखते हैं यहाँ पे मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है इसका। तो स्पीड का डेफिनेशन होता है आपका df माइनस डी आई बाय tf माइनस टी आई। अब इसका मतलब क्या देख लेते हैं। df मतलब फाइनल डिस्टेंस माइनस डी आई इनिशियल डिस्टेंस, ठीक है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए ओरिजिन है, ठीक है। यहां से आप जो 5 किलोमीटर की दूरी पर थे, कितने बजे? 7 बजे, 7 AM पे।
ये आपका इनिशियल डिस्टेंस है। फिर क्या हुआ कि आप जो है 10 बजे पहुंच गए, ठीक है, 20 किलोमीटर पे। मतलब यहां से आपकी ऑरिजिन से जो डिस्टेंस डिफाइन हो रही है ना, देखिए आपकी ऑरिजिन से डिस्टेंस डिफाइन हो रही है, वो कितनी हो रही है, 20 किलोमीटर। ठीक है, तो अब यहां एक बात को देखिएगा, 7 बजे जो है आपकी इनिशियल डिस्टेंस थी 5 किलोमीटर, 10 बजे आपकी फाइनल डिस्टेंस थी 20 किलोमीटर। ठीक है, तो अब कह रहा है कि भाई स्पीड बताओ, तो आप क्या करोगे, उसमें कितना चेंज इन डिस्टेंस है। देखो स्पीड का डेफिनेशन क्या है, चेंज ऑफ डिस्टेंस। सबसे पहले आप डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, अभी रेट ऑफ भूल जाओ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम भूल जाओ, बस देखिए चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो चेंज ऑफ डिस्टेंस का कैसे निकालते हैं हम लोग, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। तो ये दिखेगा चेंज कितना है डिस्टेंस पे, तो वो लिख दिया। ठीक है, अब कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रेट निकालना है चेंज ऑफ डिस्टेंस का, किसके रेस्पेक्ट में, तो टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अब देखिए जब आप किसी का रेट निकालते हैं मतलब क्या होता है, जैसे आप कहते हो कि जो है कि चावल कैसे रेट दिए, तो क्या बोलता है कि 25 रुपए या 30 रुपए पर केजी। ठीक है, तो अब इस तरह से यहाँ पे जब रेट निकालता है तो मतलब पर यूनिट निकालना पड़ता है। तो आपको क्या निकालना है, स्पीड का भी जब हमें रेट निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है क्या करना है, सॉरी स्पीड क्या होता है, रेट होता है, तो चेंज ऑफ डिस्टेंस का रेट निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम निकालना है। तो आपको क्या दे रखा है इसने कि 15 किलोमीटर का जो है चेंज आया डिस्टेंस में, कितने घंटे में, 3 घंटे में। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है कि पर आवर कितना होगा। ये कैसे डिसाइड करेंगे, रेट और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से। ठीक है, चेंज ऑफ डिस्टेंस ऊपर लिखेंगे और फिर रेट निकालना है तो मतलब कि पर यूनिट निकालना। अब कौन सा यूनिट होना चाहिए, तो टाइम का यूनिट होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे टाइम का भी लिख देंगे, क्योंकि तरीका है याद रखने का। वही कॉन्सेप्ट आपको यहां भी लिखना है। ठीक है, आप यहां लगा दोगे, डिस्प्लेसमेंट को जनरली हम एस से दिखाते हो, तो एस एफ माइनस एस आई। क्योंकि हमने एस एफ माइनस आई, क्योंकि चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो एस एफ माइनस एस आई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रेट निकालना है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब रेट निकालना होगा टाइम यूनिट होना चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टी एफ माइनस टी आई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम दोनों को एक चीज देख लेते हैं कि डी एफ माइनस डी आई को हम क्या लिखते हैं, चेंज को हम डेल से दिखाते हैं, तो डेल टी बाय डेल टी। ठीक है, डेल टी मतलब चेंज ऑफ डिस्टेंस, डेल टी मतलब चेंज ऑफ टाइम। दोनों को जब डिवाइड कर देंगे तो स्पीड मिल जाएगा। वैसे यहां पे है डेल एस बाय डेल टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हमें स्पीड और वेलोसिटी मालूम पड़ गई कि कैसे निकालते हैं। यहां तक बात क्लियर है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात हमें समझनी है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है। क्योंकि देखिए ये किसका चेंज दिखा रही है, डिस्टेंस का। डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन है क्या, नहीं है। जब डिस्टेंस के पास ही डायरेक्शन नहीं है तो ये तो डिस्टेंस से के बारे में डील कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास भी डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन वेलोसिटी के पास क्या है, देखिए वेलोसिटी किससे डील कर रहा है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से डील कर रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात यहाँ पे हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है तो इसके पास भी डायरेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, तो बस वही बात है। अब इससे एग्जांपल से हम लोग जो और आसानी से देखेंगे, पर आगे हम लोग जो है पहले और सारे टर्म्स जान लेते हैं ताकि हम चैप्टर को जो है सॉल्व करना, क्वेश्चंस के सॉल्व करना शुरू कर सके। ठीक है, अब एक जो यहाँ पे टर्म बचता है उसे कहते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, इसे कहते हैं एक्सीलरेशन। इसका डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसका भी जो है अगर फॉर्मूला निकालना चाहोगे आप तो बहुत सिंपल है, मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे आएगा, आपको दिख रहा है चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो सीधा चेंज कैसे लिखते हैं, वी एफ माइनस वी आई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, बाय रेट निकालना है और टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मतलब टाइम का भी हमें यहां पर लिख देना होगा टी एफ माइनस टी आई। ठीक है, तो ये हमने एक्सेलरेशन को लिख दिया वी एफ माइनस वी आई बाय टी एफ माइनस टी आई। अब ऑब्वियस सी बात है कि चेंज को हम किससे दिखाते हैं, डेल से दिखाते हैं, डेल वी बाय डेल टी। ये हो गया एक्सेलरेशन, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है, क्योंकि देखिए हमने क्या देखा कि पीछे आके देखते हैं जरा,
वेलोसिटी जो है, ठीक है, वो किसके बारे में डील कर रहा है? तो वो डिस्प्लेसमेंट से डील कर रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है तो वेलोसिटी के पास भी डायरेक्शन होगा। अब मतलब यहां पे हमने क्या देखा कि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, हमने देखा कि एक्सेलरेशन किससे डील कर रहा है? तो वेलोसिटी से। और अभी हमने सीखा कि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है, तो इसका मतलब कि एक्सीलरेशन के पास भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहां तक जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है और अब जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो है तैयार हो चुके हैं। ठीक है, पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा, एडियोस।